हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। मैं अमनप्रीत आज आपके लिए लेकर आई हूँ बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जर्नल गाइडलाइंस हैं, मतलब किसी भी काम को करने का सही तरीका। तो इस चीज को ये डिस्क्राइब करते हैं और एक मैनेजर को बेटर डिसीजन लेने में हेल्पफुल होते हैं। ये गाइडलाइंस सिंपल वे है किसी भी काम को करने का। इनको एक मैनेजर के हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो गाइडलाइंस हैं इनको एज इट इज़ ही फॉलो करना है, पर हाँ ये है कि डिफरेंट सिचुएशंस में कि उन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, एम्प्लॉयज़ को कैसे मैनेज करना है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज करनी है। तो इन सारी एक्टिविटीज़ में ये गाइडलाइंस काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो हाँ जी, फर्स्टली ये है कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो यूनिवर्सल इन नेचर हैं। मींस हर एक बिजनेस यूनिट, चाहे वो छोटे लेवल पे है चाहे बड़े लेवल पे है, तो हर एक जगह पे, हर एक लेवल पे, हर एक बिजनेस यूनिट जो है वो इन प्रिंसिपल्स का यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई मतलब कोई गवर्नमेंट सेक्टर है या सपोज गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है तो उसमें ये प्रिंसिपल्स नहीं लगेंगे, एंड अगर प्राइवेटली ओन्ड कोई कंपनी है तो उनमें ये प्रिंसिपल्स लगेंगे। एज सच ये ज़रूरी नहीं है, बट हाँ ये चीज़ है कि ये इस तरीके के प्रिंसिपल्स जो हैं वो एवरीवेयर, हर एक डिपार्टमेंट और या हर एक बिजनेस यूनिट में अप्लाई होते हैं। और इन प्रिंसिपल्स को बेसिकली डीप रिसर्च के बाद ही डेवलप किया जाता है। थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। इट मीन्स कि जब जरूरत पड़े तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, ये क्या इंप्रूव करता है? इंप्रूवमेंट द कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज टूवर्ड द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली अगर डिसिप्लिन में काम होगा तो जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने टास्क के अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे, प्रॉपर डिसिप्लिन में रहेंगे, रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, जो एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। फिफ्थ पॉइंट इज टीम वर्क। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो बेसिकली टीम में काम करने के लिए भी गाइड करते हैं कि एक एम्प्लॉयज़, जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं, तो बेसिकली उनको क्या है, टीम में काम करना चाहिए। हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहे छोटे लेवल की है बड़े लेवल की है, तो उसमें सिर्फ एक ही बंदा अकेला ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसमें बेसिकली क्या है, ग्रुप एफर्ट जरूरी है। हेनरी फ्योल को फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के नाम से भी जाना जाता है। फ्योल ने मैनेजमेंट के फंक्शंस को एक सीक्वेंस में डाला, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एंड ऑल्सो ही सजेस्ट 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजरियल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्पफुल हैं। तो चलिए वन बाय वन इन प्रिंसिपल्स को देखते हैं। फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क। तो फ्योल सजेस्ट करते हैं कि जो हमारा ये वर्क है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो काम है, वो एक बंदे को देने की बजाय उस काम को अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन ऑफ ऑल द पर्सन, ऑल द मेंबर्स या फिर ऑल द एम्प्लॉयज, उसके हिसाब से काम को बांटना चाहिए। फ्योल यही सजेस्ट करते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम को क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली बांटा जाए तो स्पेशलाइजेशन क्रिएट हो सकती है, स्पेशलाइजेशन को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो यही स्पेशलाइजेशन बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज होने में करने में हेल्पफुल होती है। सेकेंड पॉइंट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस प्रिंसिपल में मेनली ये बताया गया है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है, वो सेम लेवल में होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक जो एम्प्लॉई है उसके ऊपर बर्डन ज़्यादा है काम का, मतलब उसको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है काम की और अथॉरिटी कम है, तो इससे भी क्या होगा, ओवर बर्डन होगा और एम्प्लॉई अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने किसी से काम लेना है, मतलब जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो काम कर रहे हैं, तो उनमें क्या है, तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सेम लेवल पे होनी चाहिए। थर्ड प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन। अब यही नहीं कि सिर्फ स्कूल्स में डिसिप्लिन होना चाहिए, भाई ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर जो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स को अचीव करना है तो उसमें भी डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट हो जो सबके लिए इक्वल हो। ठीक है, तो इस तरीके से डिसिप्लिन जो है वो बेसिकली क्या है, एम्प्लॉयज़ को उनके टास्क के अकॉर्डिंगली कमिटमेंट देता है कि मतलब आपका ये पर्टिकुलर टास्क है और आपने अचीव करना है। तो विदाउट डिसिप्लिन
कोई भी चाहे ऑर्गेनाइजेशन है छोटे लेवल की या बड़े लेवल की, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो फुलफिल नहीं हो सकते। फोर्थ प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल subordinate must follow the order from one boss only. इट मीन्स कि सबॉर्डिनेट्स जो हैं सिर्फ अपने एक ही बॉस के लिए अकाउंटेबल होंगे और उनका ही ऑर्डर मानेंगे कि काम को कैसे करना है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा बॉस होंगे तो उनके अंडर अगर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है तो इट मीन्स वो तो फिर कंफ्यूज ही रहेगा कि किस बॉस की वो सुने, ठीक है, किसकी इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो करे। तो इससे क्या होगा, वर्क में कंफ्यूजन होगी, उसको ये नहीं पता होगा कि काम को किस वे से करना है, किस तरीके से वो एक्सेप्ट करे। तो इस चीज से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव नहीं होंगे। अब चलिए इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शनल हेड है, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमने प्रोडक्शन जो है वो स्लो मोशन में करनी है, मतलब मेनली फोकस किस पे करना है, क्वालिटी पे। एंड दूसरी साइड सेल इंचार्ज है, वो क्या कह रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को कि मतलब सेम एम्प्लॉयज हैं, उनको क्या वो इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि हमने क्या है, प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करनी है सो दैट सेल्स भी इंक्रीज हो। तो इस केस में क्या होगा, बॉस दो है तो एम्प्लॉयज को समझ नहीं आएगा कि वो किसकी बात माने, प्रोडक्शन को स्लो करें या फिर सेल को इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन को इंक्रीज करें। तो इससे क्या होगा, वो अपने वर्क में कंफ्यूज रहेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक बॉस की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाना जरूरी है। फिफ्थ प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो बेसिकली इसका मतलब है वन यूनिट विद वन प्लान। इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉयज हैं वो डायरेक्टेड होने चाहिए टुवर्ड वन ऑब्जेक्टिव ओनली, ठीक है, जो मतलब क्या है, कॉमन हो। ये नहीं है कि वन ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो अपनी कोई और ही डायरेक्शन में चला हुआ है एंड दूसरा ग्रुप जो है वो किसी और प्लान के लिए किसी और डायरेक्शन में चला हुआ है, ठीक है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मेन एक ऑब्जेक्टिव और अकॉर्डिंग टू दैट उनको जो भी हमारी प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंगली उनको चलना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सकेगा। सिक्स्थ प्रिंसिपल इज सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। तो इसका बेसिकली ये मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए रेदर देन पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें बेसिकली कोऑर्डिनेशन की बात करी गई है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स एंड इंडिविजुअल के जो ऑब्जेक्टिव हैं टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन वो सेम होने चाहिए। सेवेंथ पॉइंट इज रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। इट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन में एक फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, इक्विटेबल ट्रीटमेंट होना चाहिए रिगार्डिंग द रेम्यूनरेशन। मीन्स जो भी वेजेस एंड सैलरीज हैं वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए टुवर्ड द एम्प्लॉयज। मीन्स जिस हिसाब से वो काम करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट उनको वेजेस और सैलरीज जो है वो मिलनी चाहिए। एक चीज़ और, अगर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन कोई एक्स्ट्रा मतलब उनके पास प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट अर्न करती है और उनके पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, तो वो सभी एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में उन्हीं एम्प्लॉयज़ की वजह से कंपनी जो है वो प्रॉफिट अर्न करती है। तो अगर क्या है कि कंपनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है वो डिवाइड करती है सभी एम्प्लॉयज में, तो एम्प्लॉयज में मोटिवेशन आती है टुवर्ड मोर एफर्ट्स, ठीक है, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाएं और इन फ्यूचर कंपनी जो है वो और ज़्यादा ग्रो कर सके। एट्थ प्रिंसिपल इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो फ्यूल सजेस्ट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड भी नहीं होनी चाहिए और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड भी नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या है कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए किसका, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का। For example, most important decisions related to policies and procedures taken by top level management and routine basis decisions are taken by middle and lower level management. तो according to that क्या हो गया कि levels के accordingly जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो इसी तरीके से फ्योल ये कहते हैं कि कंप्लीटली ये नहीं होना चाहिए कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ही हर एक तरीके से डिसीजन ले, ठीक है, लोअर लेवल और मिडल लेवल जो है वो मतलब सिर्फ एक्टिविटीज को ही देखें। तो मतलब क्या है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, तो इनको क्या है लेवल्स के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर दी अथॉरिटी। तो ये क्या हो गया बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, जिसमें क्या हो गया कि अथॉरिटी को डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में।
नाइन्थ प्रिंसिपल इज स्केलर चेन। स्केलर चेन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो विद सीक्वेंस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बेसिकली क्या है, इन सीक्वेंस होंगे, तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली ही सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो पास थ्रू होगी। जैसे सपोज ABCDE, ठीक है, ये डिपार्टमेंट्स हैं, तो या फिर हम ये कहें कि ये लेवल्स हैं, तो इनके अकॉर्डिंगली सबसे पहले A लेवल, उसके बाद B, फिर C, फिर D, फिर E। तो अकॉर्डिंग टू दैट सीक्वेंस इसी हिसाब से इंफॉर्मेशन जो है वो पास होगी। 10th प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैनेजर ने ऑर्डर किया अपने सबॉर्डिनेट को कि काम को इस तरीके से करो एंड ऑल। तो बेसिकली इसका मतलब है कि अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल रिसोर्सेस, ठीक है, कि हमने क्या है, रिसोर्सेज को इस तरीके से मैनेज करना है, इस तरीके से अरेंज करके रखना है सो दैट कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी इंक्रीज हो। तो सुजेस्ट करते हैं बेसिकली फ्योल ये सुजेस्ट करते हैं कि हर एक चीज़, अगर रिसोर्सेज की बात करें तो हर एक रिसोर्स जो है, ठीक है, रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली प्लेस्ड होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में सो दैट कि उनकी जो यूटिलाइजेशन है वो बेटर वे में हो और हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले। 11th प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इसका मतलब है फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज अपना टाइम भी, अपने एफर्ट्स भी लगाते हैं काम को करने के लिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं, तो उनको इक्विटेबल मैनर, उनका जो ट्रीटमेंट है उनके साथ वो फेयर होना चाहिए। इन केस ऑफ रेम्यूनरेशन, ठीक है, कोई इंक्रीमेंट लगना है, ठीक है, जस्टिस की बात है, कुछ भी, तो मतलब हर एक तरीके से क्या है, हमने उनको इक्वल रखना है, फेवरेटिज्म इसमें हमने नहीं इंक्लूड करना। 12th प्रिंसिपल इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनेल। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है हमने, ठीक है। अब अगर एम्प्लॉयज जो है वो इनसिक्योर रहेंगे तो देन वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, तो मैनेजमेंट को बेसिकली इस पे फोकस करना चाहिए। एंड जो फ्योल है वो ये सुजेस्ट करते हैं कि जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जो हमारी ये हम करते हैं ना फ्रीक्वेंटली उनकी ट्रांसफर कर दी, ठीक है, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर या फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, एंड जॉब रोटेशन, तो इससे भी क्या होता है बेसिकली उनका ना फोकस हट जाता है उनके काम से। तो क्या है कि फ्योल यही सजेस्ट करते हैं कि हमने इस चीज़ को मिनिमाइज करना है सो दैट उनको स्टेबल रखना है, जिससे वो अपना काम जो है वो प्रॉपर वे से सीख सके, एक्सपीरियंस हो जाए, उनमें स्पेशलाइजेशन आए और जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो। 13th प्रिंसिपल इज इनिशिएटिव, मीन्स टेकिंग द स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। तो ये बहुत ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ को ये चांस देना कि वो अपने आप को प्रूव कर सकें। तो बेसिकली एम्प्लॉयज़ को ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो मैक्स टू मैक्स पार्टिसिपेशन दें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग में, और जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं उसमें अपने सजेशंस दें। तो इससे क्या होता है बेसिकली एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मोटिवेटेड रहते हैं टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो वो क्या है एक बिलोंगिंगनेस के साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। 14th प्रिंसिपल इज एस्पिरेट डे कॉप्स, जिसका बेसिकली मतलब है टीम वर्क, मीन्स टीम में काम करना। तो मैनेजमेंट को मेनली फोकस करना चाहिए वी इंस्टेड ऑफ आई। ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम में काम करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को एक टीम में बांधने के लिए क्या है, उनको इस तरीके से मोटिवेट करना कि हम सब एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जुड़े हुए हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो बिलोंगिंगनेस क्रिएट होगी एंड म्यूचुअल ट्रस्ट जो है वो क्रिएट होगा अमंग ऑल द वर्कमैन, और टीम वर्क का रिजल्ट ऑलवेज हायर आता है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं 1 + 1 = 11 रादर देन 1 + 1 = 2। इट्स अ सिनर्जी इफेक्ट। तो बेसिकली इसमें यही होता है कि अगर हम टीम में काम करते हैं तो देन क्या है, उसका जो रिजल्ट है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल टास्क। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लिसनिंग विद पेशेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल पे नए हैं तो, और मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना।